हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सीए पिंकी गोयल। कैसे हैं आप सब लोग। इंडिया में मोस्टली लॉकडाउन लगा हुआ है, सो हमें घर पे ही रहना है, बाहर नहीं जाना है और घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है। हम पढ़ रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इससे पहले की वीडियोस में हम 2 यूनिट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, एंड आज है यूनिट 3, अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1। हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, फ्री कंसेंट का होना ज़रूरी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। हम इनमें से कंसिडरेशन जो है वो यूनिट 2 में कवर कर चुके हैं और बाकी इसेंशियल्स को आज हम इस यूनिट में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्या एक माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है? क्या एक अनसाउंड माइंड के बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है? क्या डिसक्वालिफाइड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है? द आंसर इज़ नो। इन सब के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा। दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कमिंग बैक टू द माइनर, व्हाट इज़ माइनर? हम सबको पता है एज़ पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 इंडिया के अंदर कोई भी जो 18 ईयर्स या उससे बड़ा होता है वो मेजर कहलाता है, अदरवाइज माइनर कहलाता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। इवन जब एक माइनर बड़ा हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, मोर देन 18 ईयर्स का हो जाएगा, तब भी वह उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता, बिकॉज वंस अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड इज़ ऑलवेज वॉइड। अब हम यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स देखेंगे कि माइनर की पोजीशन क्या है। क्या एक माइनर 100% कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? क्या बेनिफिट के लिए भी ऐड नहीं हो सकता है? क्या उसके पेरेंट्स, उसके जो लोकल गार्जियन है, क्या उसका एजेंट बन सकता है माइनर, या क्या किसी और का भी एजेंट बन सकता है माइनर? वही सब हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। पॉइंट नंबर 1, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय अ माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो। हम पढ़ चुके हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के द्वारा किया हुआ वॉइड है। पॉइंट नंबर 2, रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी इज़ नॉट पॉसिबल। जब माइनर हो जाएगा, मोर देन 18 ईयर्स का हो जाएगा, तो भी वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही कहलाएगा। पॉइंट नंबर 3, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ये कहा है कि वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसको बेनिफिट के लिए, माइनर को बेनिफिट के लिए ऐड किया जा सकता है। जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट में कह रखा है कि अगर सभी पार्टनर्स की कंसेंट है तो एक माइनर को बेनिफिट्स के लिए ऐड किया जा सकता है। उस केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। व्हाट डज इट मीन? अगर कोई भी माइनर है, कोई भी फॉल्स रिप्रेजेंट करके अपनी एज ज़्यादा दिखा के एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाता है, किसी से फॉर एग्जांपल लोन ले लेता है 20,000 का, एंड रीपेमेंट के टाइम हाथ जोड़ देता है, नहीं जी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो एक माइनर हूँ, मुझे नहीं पता, तो क्या उसका ऐसा कहना वैलिड है? यस, कॉन्ट्रैक्ट में उसे ये पोजीशन दे रखी है कि वो ऐसा कह सकता है। ऐसे केस में अदर पार्टी को कॉन्शियस रहना चाहिए, उस पार्टी को अपना जजमेंट लगाना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए कि माइनर तो नहीं है, ये सब उसको चेक करना चाहिए, उसको इतना बिवेयर होना चाहिए, उतना अवेयर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, लाइबिलिटीज़ ऑफ नेसेसरीज़। क्या एक माइनर को जो नेसेसरीज़ हैं, बेसिक जो नेसेसरीज़ होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, और आजकल तो स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए लैपटॉप चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, क्या ये सब भी नेसेसिटीज़ में आते हैं? येस, बट माइनर को अगर ये सब सप्लाई हुआ है तो माइनर इस केस में पर्सनली लाइबल नहीं है, सिर्फ उसकी एसेट्स से जो सेलर है वो रिकवर कर सकता है। इवन गार्जियन भी नेसेसरीज़ के केस में भी वो लाइबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, श्रुति है, माइनर है, उसने एक लैपटॉप परचेस कर लिया शॉपकीपर से कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सके, फॉर एग्जांपल 50K का लैपटॉप खरीद लिया। क्या अब वो जो सेलर है वो श्रुति को पर्सनली लाइबल कर सकता है, या पेरेंट्स को जाके कह सकता है कि आपकी डॉटर ने मुझसे लैपटॉप खरीदा? नो। वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ अगर श्रुति की एसेट्स है तो वहाँ से रिकवरी कर सकता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अंडर सर्टेन सर्कमटेंसेस गार्जियन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन माइनर्स बिहाफ। अगर इसका क्या मतलब है? अगर गार्जियन चाहे तो पेरेंट माइनर के नाम पे कुछ
ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनको किसी भी चीज़ का ओनरशिप दे सकते हैं, बट वो उसके कॉम्पिटेंस में होना चाहिए। व्हाट डज़ इट मीन? जैसे कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफ़र कर दी माइनर के नाम पे, दैट इज़ अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज वो इसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर हमने जैसा कि पहले पढ़ा, ओनली बेनिफिट्स के लिए पार्टनर बन सकते हैं, उसको पर्सनली वो लाइबल कभी भी नहीं होंगे माइनर। माइनर कैन बी एक्ट एज एन एजेंट, येस माइनर, बट अगेन सेम पॉइंट, पर्सनली वो लाइबल नहीं होंगे टू द प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, माइनर का बैंक अकाउंट हो सकता है, ही कैन ड्रॉ अ चेक एज वेल, बट इन केस अगर चेक बाउंस हो गया तो माइनर की यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई भी पेनल एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्जियन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि जो भी माइनर करता है पेरेंट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। अनटिल अनलेस देयर्स अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट दैट जो भी चाइल्ड, जो भी माइनर परचेस करेगा, गार्जियन आर रिस्पॉन्सिबल। अगर कुछ भी नहीं है, मियर साइलेंस में आप ये नहीं मानेंगे कि इसके गार्जियन या पेरेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिचा एक माइनर है, एक किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया स्कूटी परचेस करने का एंड मेंशन दैट हर पेरेंट्स विल बी लाइबल फॉर द पेमेंट। डीलर सेंट अ नोट फॉर पेमेंट, हर पेरेंट्स आर नॉट लाइबल टू सच पेमेंट बिकॉज उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, उनसे ये सब पूछ के नहीं किया गया है। इन सच केस सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। गार्जियन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेमेंट टू द सेलर। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं माइनर एंड अडल्ट, तो द अदर पार्टी कैनॉट सू द माइनर, ही और शी कैन सू द अडल्ट ओनली। माइनर्स एज शेयर होल्डर्स, एक कंपनी के शेयर होल्डर क्या माइनर बन सकता है? द आंसर इज नो। माइनर कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर टू द कंपनी। इन केस फ्रॉडलेंटली या मिस रिप्रेजेंटेशन करके बन भी जाता है, company has all the rights to resign the contract and can cancel the name from the register, but yes, guardian or parents can transfer a fully paid up share to the minor because उस केस में क्या है, कोई फर्दर लाइबिलिटी नहीं है, कंपनी कोई भी रिस्क में नहीं है, शेयर इज ऑलरेडी फुल्ली पेड अप, देन गार्जियन कैन ट्रांसफर द फुल्ली पेड अप शेयर टू द माइनर। लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, व्हाट डज इट मीन? टॉर्ट होता है कोई भी सिविल ऑफेंस आपने कर दिया, सिविल रॉन्ग कर दिया, फिजिकल हार्म, किसी का मर्डर कर दिया, इस केस में माइनर लाइबल है, उसके अगेंस्ट सारे पेनल एक्शन लिए जाएंगे। हम देखते हैं कितने जुवेलियन जेल होती हैं, वहाँ पे जो भी माइनर होता है उन सबको रखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। हमने इससे पहले पढ़ा कि एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या एक माइनर एडमिट हो सकता है तो किन किन कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, किन में नहीं होता है, गार्जियन कब एजेंट का काम करते हैं, कब नहीं करते हैं। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है फ्री कंसेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज़ के बीच में फ्री कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट डज इट मीन? दोनों पार्टीज़ का सेम थिंग पे सेम अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है देन देयर्स अ नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो एक फ्री कंसेंट होने से रोकते हैं? फर्स्ट एलिमेंट है कोएशन। सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर कोई दो पार्टीज़ के बीच में कोई भी एक पार्टी ऐसा कमिट करती है या धमकी देती है, थ्रेटन करती है टू कमिट एनी एक्ट, कैसा एक्ट जो कि इंडियन पेनल कोड में प्रोहिबिट किया गया है, जैसे सुसाइड। अगर फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ हैं, हस्बैंड ने थ्रेटन किया सुसाइड करने का, उसके बेस पे उसने एक सेपरेशन डीड साइन करवा लिया वाइफ से एंड बच्चों से, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बिकॉज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कोवर्शन से इंड्यूस किया गया है। देयर वाज नो फ्री कंसर्न एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। व्हाट डज इट मीन? इट इज एनफोर्सेबल एट द विल ऑफ अग्रीव्ड पार्टी ओनली। नेक्स्ट एलिमेंट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे कि नाम से ही पता लगता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, यू आर इन्फ्लुएंसिंग समवन for what? For some undue advantage, that's called undue influence। हम influence किसे करेंगे? जो कि
देयर शुड बी सम रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी, जहाँ पे आप किसी को मोरली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कि आप फिड्यूशरी रिलेशनशिप में हैं या आप किसी ऐसे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो टेम्परेली या परमानेंटली इल है, मेंटल कंडीशन सही नहीं है, या ओल्ड पीपल, इलिटरेट पीपल, अगर आप ऐसे किसी भी पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं with the purpose for undue advantage, then such contract is voidable at the option of the aggrieved party. अब हमने देख लिया, अब दो एलिमेंट देख लिए, फ्री कंसेंट को जो विशेट करते हैं कोएशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, बोथ दोनों ही केस में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी. एक लेट्स हैव अ समरी फॉर बोथ द एलिमेंट्स टुगेदर. कोएशन के अंदर एक फिजिकल फोर्स होता है, थ्रेट होता है, अग्रीव्ड पार्टी इज कंपल्ड टू मेक कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट इट्स विल. अनड्यू इन्फ्लुएंस में मोरल थ्रेट होता है, मोर और लेस, देयर इज नो फिजिकल थ्रेट. इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन कोएशन में होता है, यस, इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट जाके आप कुछ काम करते हैं. अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा कुछ नहीं है. रिलेशनशिप, कोएशन में रिलेशनशिप होना जरूर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैंडेटरी नहीं है. इट कैन बी इंड्यूस्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी एज वेल, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का, मास्टर एंड सर्वेंट का, डॉक्टर एंड पेशेंट का, लाइक दैट. Exercised by whom? It can be used by stranger to the contract, but undue influence may there should be party to contract. Enforceability, contract is voidable at the option of aggrieved party, and undue influence may either voidable or court may set aside or enforce it in a modified version. court कह सकती है कि इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से इसको enforce कीजिए. Coming back to the free consent vitiation, point number 3, fraud. Fraud का क्या मीनिंग है? Fraud means you have made a false representation to other party with the intent to deceive the other party. Okay, आपने कुछ false representation किया और आपका with the intent to deceive the other party, then such contract is induced by fraud and such contract is voidable at the option of aggrieved party. अगर हम इसको थोड़ा और डिग डाउन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ और आती है, साइलेंस. साइलेंस के बाद आती है कि क्या मियर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड. अगर पार्टी ए ने कुछ पॉइंट या कुछ फैक्ट पे साइलेंट रही, वो उसने डिस्क्लोज नहीं किया, तो क्या ऐसा फ्रॉड माना जाएगा? ओके, लेट मी क्लियर यू. इन सम केसेस इट कैन बी अमाउंट टू फ्रॉड, सम केसेस इट मे नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. अब वो क्या क्या सिनेरियोज हैं जहाँ पे ऐसा होगा? इफ party A is under a impression, under a duty to tell the whole truth to party B, then yes, अगर उसने ऐसा नहीं किया then it will amount to fraud. ऐसे कहाँ कहाँ हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, मैरिज एग्रीमेंट्स एंड फैमिली सेटलमेंट्स, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, इनके अंदर आपको सारा ट्रुथ बताना ज़रूरी है पार्टी बी को. अगर आपने नहीं बताया देन इट, एंड लेटर ऑन कुछ फ्रॉड पाया गया, कुछ डिफेक्टिव पाया गया, देन इट विल अमाउंट टू फ्रॉड. फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ. मिस्टर ए के पास एक हॉर्स है जो कि उसने ऑक्शन में मिसेस बी को सेल किया. मिस बी जो हैं वो ए की डॉटर हैं एंड जस्ट वो एक मेजॉरिटी की एज में आई है. सिंस she is his daughter, there's a fiduciary relationship between the parties. यहाँ पे A की ड्यूटी है to tell the whole truth to B. अगर उसने नहीं बताया that the horse is unsound mind, then the contract is voidable. Okay, दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पे mere silence is not fraud, because as per contract act there's a rule caveat emptor. What does it mean? It means that let the buyer aware. It is not the duty of seller to tell the whole truth. Okay, until unless there's a specific requirement जो कि हमने just पहले cover की थी, like the contract of insurance, fiduciary relationship, marriage agreements and all. हम सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे. ए एंड बी का ही अनसाउंड माइंड का हॉर्स सेल कर दिया बी को. बी इज़ अ इंडिपेंडेंट पार्टी. he can check
by his own means, ठीक है. Here, if A doesn't disclose the fact that the horse is unsound mind, he keeps silent, then his silence doesn't amount to fraud, because there's a rule of, as I told you, caveat emptor, means let the buyer aware about it. It doesn't amount to fraud. नेक्स्ट पॉइंट, मिसरिप्रेजेंटेशन. जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, पार्टी ए रिप्रेजेंटेड टू पार्टी बी, समथिंग लाइक दैट shows it's not up to the mark, there's something missing, misrepresentation. But here the intention is not to deceive the other party, unlike fraud में हमने देखा था there was a intention to fraud, but यहाँ पे intention नहीं है fraud करने का, then it is said to misrepresentation. For example, मिस्टर ए ने बी को मोटर कार बेचनी है और मिस्टर ए कहते हैं मेरा जो इंजन है कार, ही बिलीव सो कि द इंजन इज़ इन एक्सीलेंट कंडीशन विदाउट इट गेटिंग चेक्ड इन वर्कशॉप रिसेंटली. उनको ऐसा लगता है, उनका ऐसा मानना है. लेटर ऑन इट इज़ फाउंड दैट इंजन वॉज नॉट अप टू द मार्क, इट वॉज डिफेक्टिव. देन such contract is induced by misrepresentation and the contract is voidable at the option of aggrieved party. Alright, what's the difference between fraud and misrepresentation? जो fraud है उसमें intention है आपका deceive करने का other party, but misrepresentation में ऐसा intention नहीं है. हम एक summary देख लेते हैं दोनों की. intention है fraud में deceive करने का, misrepresentation में ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है. नॉलेज ऑफ ट्रुथ, फ्रॉड में फर्स्ट पार्टी को पता होता है स्टेटमेंट इज़ अनट्रू, बस मिसरिप्रेजेंटेशन में पार्टी को भी ऐसा ही लगता है कि स्टेटमेंट इज़ ट्रू ऑल्दो इट इज़ नॉट ट्रू. रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम ऑफ डैमेज. जो हमारा फ्रॉड है उसमें इंजर्ड पार्टी रिपुडिएट तो कर ही सकती है, साथ में उसको ही कैन क्लेम डैमेज एज वेल. Misrepresentation में they can only repudiate the contract, means to discover the truth. Fraud के केस में fraudulent party can't secure or protect himself by saying that the injured party had means to discover the truth. But misrepresentation के केस में ऐसा कह सकते हैं. हम मोटर कार का एग्जाम्पल लेंगे. इसमें अगर बी ने थोड़ा भी अपना कॉमन सेंस या थोड़ी भी अवेयरनेस लगाई होती, ही कैन आस्क फॉर द बिल्स, प्लीज़ शो मी द बिल, शो मी द एजेंसी नेम फ्रॉम वेयर यू गेट चेक्ड योर इंजन. अगर वो ऐसा करता देन ही कैन कम टू द ट्रुथ. If he didn't so, then it is called as a misrepresentation and the contract is voidable but they cannot claim damage. Let's go back. We were studying here mistake. What is mistake? It is some unintentional act, omission or error arising from unconsciousness, ignorance की वजह से, forgetfulness की वजह से. कोई भी दोनों पार्टीज ने कुछ इग्नोर कर दिया, कोई लॉ इग्नोर कर दिया, कोई फैक्ट इग्नोर कर दिया, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ मिस्टेक. अब मिस्टेक जो है वो हो सकती है लॉ को रिगार्ड में आपने मिस्टेक की है या फैक्ट्स के रिगार्ड में मिस्टेक की है, दोनों ही मिस्टेक हैं. लेकिन जो आपने लॉ के रिगार्ड में मिस्टेक की है देन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वॉइड. आपको पूरा डैमेज पे करना पड़ेगा. बट फैक्ट की अगर आपने मिस्टेक की है, सिंस बोथ द पार्टीज आर रॉन्ग टू द फैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड. मिस्टेक ऑफ लॉ से क्या मतलब है? हम एक एग्जांपल लेंगे. मिस्टर ए जो है वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं विदाउट टिकट एंड द टिकट चेकर कम्स. देन मिस्टर ए नहीं कह सकते अच्छा ट्रेन के लिए टिकट भी चाहिए. नो, ऐसा एक्सक्यूज़ अलाउेबल नहीं है. आप अगर इंडिया में रह रहे हैं तो यू शुड नो ऑल द लॉज विच इज़ एप्लीकेबल इन इंडिया. उसके अगेंस्ट सारे पिनल कोड लगेंगे. द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वॉइड. मिस्टेक ऑफ फैक्ट से क्या मतलब है? एग्जाम्पल लेंगे हम इसका भी. मिस्टर ए और बी के बीच में कार सेल करने का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. मिस्टर ए के पास 2 कार हैं, ऑडी कार एंड फिएट कार. लेकिन मिस्टर बी को लगता है कि ए हैज़ ओनली फिएट कार. सिंस देयर्स अ नो रियल कंसर्ट, दोनों के बीच में फ्री कंसर्ट नहीं है, वो दोनों सेम थिंग पे सेम माइंड नहीं है, देन सच कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड. सच कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट एनफोर्सिबल. ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, द डिफरेंस बिटवीन द 4 एलिमेंट्स या
ओके ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1, जिसमें हमने पढ़ा माइनर के बारे में, पोजीशन ऑफ माइनर पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा फ्री कंसेंट क्या होती है एंड व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स जहाँ से फ्री कंसेंट को जो विशिएट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द हमने पढ़ा कोएशन पढ़ा, अनडू इन्फ्लुएंस पढ़ा, फ्रॉड पढ़ा, मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ा एंड मिस्टेक पढ़ा। ओके, सो नाउ कमिंग टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी विच गोना वेरी इंटरेस्टिंग, एंड सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारी स्टडी बेस्ड ही होंगे। सो या लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ordinarily a minor's agreement is void ab initio, voidable, valid and unlawful. Yeah, I will give you 2 seconds time to answer me. Okay, your time starts now. Okay, ordinarily a minor's agreement is void ab initio. Yes, हमने पढ़ा है। voidable, no, voidable होता है जो कि एक पार्टी के कहने पे एनफोर्स हो जाता है। वैलिड जो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी के विल पे चलते हैं, अनलॉफुल नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, void ab initio. Question number 2, consent is not said to be free when it is caused by coercion, undue influence, fraud, all of these. Your time starts now. Yeah. Okay, let's discuss. Consent is not, हमने पढ़ा है consent is not free when it is induced by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. So all of these are the elements which vitiate the free consent. So the right answer is option D, all of these. Question number 3, when the consent of a party is obtained by fraud, the contract is option number A, void, valid, voidable or illegal. Yeah, tell me the answer. Okay, so when the consent of a party is obtained by fraud, the contract is void. void होता है कि जो enforceable ही नहीं होता, valid जो enforceable होता है, voidable होता है जो enforceable होता है but aggrieved party के कहने पे enforce होता है। illegal contracts are always void. So the right answer is option C, voidable. Question number 4, the threat to commit suicide means coercion, undue influence, misrepresentation or fraud. Tell me the answer. Okay, the threat to commit suicide amounts to coercion. coercion में एक physical pressure इन्वॉल्व होता है, अनडू इन्फ्लुएंस में एक मोरल प्रेशर इन्वॉल्व होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं विद नॉट अ इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी, एंड फ्रॉड में होता है इंटेंशन टू डिसीव अदर पार्टी। सो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, द थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स टू, सिंस threat to commit suicide amounts to a physical pressure, then it will be coercion. So the right answer is option A, coercion. Question number 5, moral pressure involved in case, just now I told you the option is coercion, undue influence, misrepresentation or fraud. बताइए आंसर बताइए। ओके, मोरल प्रेशर इन्वॉल्व इन केस ऑफ कोएशन, कोएशन के अंदर फिजिकल प्रेशर होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में मोरल प्रेशर होता है। यस, मिस रिप्रेजेंटेशन में आप किसी को कोई भी मिस रिप्रेजेंट अच्छा रिप्रेजेंट नहीं करते, कोई भी फॉल्ट रिप्रेजेंट करते हो विद द पर्पज़ टू डिसीव, विद नॉट टू डिसीव समवन, एंड फ्रॉड में आप डिसीव करने के पर्पज से करते हो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 6, a wrong representation made without intention to deceive the other party amounts to coercion, misrepresentation, undue influence or fraud. Tell me the answer, friends. Okay, wrong representation made without intention to deceive, coercion no, coercion में physical pressure होता है। मिसरिप्रेजेंटेशन यस, यहाँ पे आपका इंटेंशन नहीं है डिसीव करने का। अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक मोरल प्रेशर इन्वॉल्व रहता है, हमने क्वेश्चन नंबर 5 में कवर किया है, एंड फ्रॉड में इंटेंशन है डिसीव करने का। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिस रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? A threat to commit suicide doesn't amount to coercion.
Undue influence involves use of physical pressure. Ignorance of law is no excuse. Mere silence always amounts to fraud. Tell me the answer, friends. Yeah. Which statement is true? A threat to commit suicide doesn't amount to coercion. False. Threat to commit suicide is coercion. Undue influence involves use of physical pressure. Right, yes. Ignorance of law is no excuse. Yes, it is true. Excuse me, option B is not true because undue influence में एक moral pressure होता है, physical pressure नहीं होता है. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं देर इज़ अ नो एक्सक्यूज़ कि आई डोंट नो कि अच्छा ट्रेन के लिए टिकट भी लेना होता है. दिस एक्सक्यूज़ इज़ नॉट अलाउेबल. mere silence always amounts to fraud. No, this is not always, because हमने एक रूल पढ़ा था caveat emptor, let the buyer be aware. Okay, so option D is also not a right answer. Option C is the right answer. Ignorance of law is no excuse. Question number 8. While obtaining consent of the promise, keeping silence by the promiser when he has duty to speak about the material fact amount to consent obtained by. यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसकी ड्यूटी है उसको बताना, फिर भी अगर नहीं बताया देन इट विल अमाउंट टू कोवर्शन, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और फ्रॉड. आप सोचिए इसका आंसर. ओके, क्या ये कोवर्शन है? नो. कोवर्शन में एक फिजिकल प्रेशर इन्वॉल्व रहता है, लाइक सुसाइड कमिट करना एंड ऑल. मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन है टू नॉट टू डिसीव. मिस्टेक में इट्स अ कैन बी मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट. फ्रॉड हमने इट्स अ फ्रॉड इज़ द राइट आंसर. हमने पढ़ा था अगर ड्यूटी बाउंड है, लाइक द फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है, इंश्योरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में है, मैरिज एग्रीमेंट्स में है, फैमिली सेटलमेंट्स में है, ये इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको होल ट्रुथ बताना ज़रूरी है. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट से पहले नहीं बताया देन इट विल अमाउंट टू फ्रॉड एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी. क्वेश्चन नंबर 9. On attaining majority, a minor's agreement is cannot ratified by him, becomes valid, can be ratified by him, becomes void. आप सोचिए आंसर. या on attaining majority, minor agreement is cannot ratified by him. नहीं ratify कर सकता. It's a void ab initio. You cannot ratify even if you get majority. Till then it is void. Becomes valid, no. Can be ratified by him, no. Becomes void, no. Cannot ratified by him. Question number 10 and I hope the last question. No, second last. Okay. In which of the following case aggrieved part can sue for damage? Fraud में, mistake में, undue influence में, misrepresentation में. आप tell me the answer. Yeah. In which of the following case aggrieved party? फ्रॉड में येस. फ्रॉड के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट भी रिपोर्टिएट कर सकते हैं एंड डैमेज के लिए भी क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे एक इंटेंशन था डिसीव करने का, धोखा करने का. मिस्टेक में यू कांट क्लेम फॉर डैमेज. अनड्यू इन्फ्लुएंस में यू कांट क्लेम फॉर डैमेज. मिस रिप्रेजेंटेशन में भी यू कांट क्लेम फॉर डैमेज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रॉड. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉर टुडे. A mere attempt to deceive a party to a contract is fraud even though the party is not deceived, is not fraud unless the party is actually deceived, amounts to coercion, amounts to misrepresentation. Tell me the answer. It's a last question, so please answer it. Yes, okay. Mere attempt to deceive a party to a contract is, देखो कॉन्ट्रैक्ट में हम तभी आएंगे जब एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, देन ओनली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ एप्लीकेबल. सो जब तक अगर आपने एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए, देन इट वॉन्ट अमाउंट टू गेट डिसीव्ड. ओके. इज़ फ्रॉड इवन दो द पार्टी इज़ नॉट डिसीव्ड? नो. अगर वो डिसीव्ड हुई नहीं है तो इट्स नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. इज़ नॉट फ्रॉड अनलेस द पार्टी इज़ एक्चुअली डिसीव्ड. यस, फ्रॉड नहीं कहा जाएगा जब तक वो एक्चुअली डिसीव्ड नहीं होगा, जब तक वो आपके रिप्रेजेंटेशन पे रिलाई करके उस पर एग्जीक्यूट नहीं करता है, जब तक वो डिसीव नहीं कहा जाएगा.
अमाउंट टू कोएशन, नो। कोएशन के अंदर एक फिजिकल प्रेशर इन्वॉल्व रहता है। अमाउंट्स टू मिस रिप्रेजेंटेशन, नो। मिस रिप्रेजेंटेशन में डिसीव करने का इंटेंशन नहीं है। थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, this was all from my side regarding unit 1. I hope you guys are learning my videos and watching my video regularly. If you like them, please hit the like button, not on this video only, to earlier videos as well. Do subscribe my channel and share with your friends. Bye, take care.